जय हिंद भाई बच्चों। कैसी चल रही पढ़ाई सबकी? 9th का एग्जाम देने के बाद अब जो 10th में आया है, अगर उसकी सारी आराम सारा कंफर्ट पूरा हो चुका हो, अब थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे लिया जाए। तो क्लास 10th के सीबीएसई और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, इन दोनों के लिए मैथ्स की क्लासेस तो शुरू हो चुकी थी, इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू हो चुकी थी, बची थी सिर्फ और सिर्फ साइंस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, पूरे सिलेबस के बारे में जाना था, क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है, कैसा पेपर आता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, और दूसरी बात उस माउंट 95 प्लस तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, इस बारे में पूरा रोड मैप देखा था, किस तरह से वहां तक जाना है। अब उस रोड मैप में चलने के लिए पहला स्टेप आज हम लोग रखने जा रहे हैं, और वो पहला स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है? फिजिक्स से। अगर वो वाला वीडियो देखा है तो पता होगा कि फिजिक्स का पहला चैप्टर कौन सा है। फिजिक्स का पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कॉपी पेन निकाल लो और बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। फोन को थोड़ा सा दूर रख दो, अपने हाथों से दूर। ठीक, देखो भाई, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन पता हो या रिफ्रैक्शन पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइट क्या है पहले ये तो जान ले भाई। भाई तुमको जाना है किसी विदेश में, अब उसके शहरों से पहले तुम्हें उस देश के बारे में तो जानना होगा ना। पहले देश के बारे में जानोगे तभी तो पता चलेगा कि वहाँ के लोग कैसे हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं लाइट के बारे में कि लाइट क्या होती है। भाई लाइट यानी कि प्रकाश एक तरीके की एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। अब हम कैसे मान लें कि ये एनर्जी है? अच्छा एक बात बताओ, तुमने 9th में पढ़ा होगा कि हीट एक टाइप की एनर्जी है, कि हीट और एनर्जी और वर्क ये तीनों एक जैसे होते हैं। अब जरा बताना, जहां कहीं भी सनलाइट पड़ती है या कोई भी लाइट पड़ती है तो वहां थोड़ी थोड़ी हीट नहीं आने लगती है? देखा होगा तुम लोगों ने कि भाई अभी गर्मियां चल रही हैं, तो गर्मियों में छत में जाके देखो, पैर में छाले पड़ जाएंगे। काहे के लिए? क्योंकि छत में क्या पड़ रही है? धूप। अरे हाँ, मतलब वही वाली धूप, जादू वाली, लेकिन सनलाइट पड़ रही है। तो सनलाइट से छत क्या हो रही है? गर्म हो रही है। क्या हो रही है? गर्म। यानी छत क्या दे रही है? हीट छोड़ रही है। हीट, और हीट ही एक तरीके की क्या है? एनर्जी। भाई जब किसी को एनर्जी मिलती है तभी तो वो हीट देता है। बोलो भाई, देता है कि नहीं देता है? तो छत को एनर्जी किसने दी? लाइट ने। यानी कि लाइट के पास खुद की एनर्जी रही होगी कि नहीं रही होगी? अब एक बात सुनो, यहां पर जो ये लाइन लिखी है, लाइट इज आ रेडिएटिव एनर्जी। रेडिएटिव मतलब नया शब्द सुना? तो भाई तुमने 9th का एक और छोटी सी चीज याद दिलाते हैं, तुमने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़े होंगे कि भाई 3 टाइप से हीट को इधर से उधर या एनर्जी को इधर से उधर ट्रांसफर किया जा सकता है। पहला कंडक्शन, कन्वेक्शन, और तीसरा जो था वो रेडिएशन था। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब इन तीनों में ज्यादा डीपली नहीं बताएंगे, बस इतना समझ लो कि कंडक्शन में क्या होता है, अगर हमको हीट या एनर्जी देनी है तो हम पासिंग पासिंग करते हुए जाएंगे, जैसे हमने उसको दी, उसने उसको दी, उसने उसको दी, आगे करते करते। ठीक। कन्वेक्शन में क्या होता है, हम खुद चल के जाएंगे, उसको देंगे हीट, फिर वापस चले आएंगे, या एनर्जी जो भी देना हो। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है, फेंक के देंगे, ना हम अपनी जगह से हिलेंगे और ना वो अपनी जगह से हिलेगा। हम हीट लेंगे या एनर्जी लेंगे, उसको फेंक के दे देंगे, जैसे कैच कैच हिला जाता है। जैसे मान लो हमको ये मार्कर पकड़ाना है, तो रेडिएशन ये है कि हमने ऐसे करके तुमको फेंक दिया और तुम्हारे पास तक पहुंच गया। किसी बीच में किसी की सहारे की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। हमको हिलना पड़ा? नहीं। तुमको हिलना पड़ा? नहीं। ठीक है, तो ये होता है रेडिएशन। जैसे मान लो एक अंधेरा कमरा है, रात का समय, तुम उस कमरे में एंटर किए, बिल्कुल अंधेरा है, कमरे में कोई नहीं, तुमने स्विच ऑन किया, एलईडी जली, तो क्या एलईडी से कोई निकल के आएगा ऐसे? ये लीजिए सर, आपने लाइट मंगाई थी ना, ये हम आपके लिए लाइट लाए, आपको लाइट की ज़रूरत थी। ऐसा कुछ होता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तुमको लाइट की ज़रूरत है,
एलईडी वहां से भक्क से जली और तुम्हारे पास लाइट आ गई। क्या कोई बीच में देने वाला आता है कि लाइट लिए चले आ रहे हैं, लो लो लाइट चाहिए, लो लाइट लो, ऐसा तो होता नहीं है। तो लाइट में जब किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी, उधर से एलईडी ने लाइट फेंकी, तुमने कैच कर ली, बस इसी को क्या बोला जाता है, रेडिएशन। लाइट में भी यही हो रहा है। तो लाइट कैसी एनर्जी हो गई, रेडिएटिव एनर्जी। एक बड़ा सवाल, क्या किसी ने लाइट को देखा है? ये मत कहना हमने देखा है, हमने एलईडी में जलती है, वो सूरज चाचा जलाते हैं वो सब, ऐसा कुछ नहीं भाई। लाइट थोड़ी ना दिखती है, तुमको दिखता है कि वो देखो वो लाइट आ रही, लाइट आ रही, लाइट आ रही, ये लाइट चली इधर, ऐसा तो होता नहीं कभी। तो लाइट हमको नहीं दिखती है, यानी कि लाइट विजिबल नहीं होती हम लोगों को। लेकिन जिस भी ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ जाए, भाई अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो क्या जरूरी है, उसमें लाइट पड़े तभी तो वो हमको दिखेगा। तो जिस भी ऑब्जेक्ट में लाइट गिरती है वो हमें एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर एचडी में दिखाई देती है। बात समझ में आ रही? अब देखो एक लाइन याद रखना कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बात जरूर याद रखना। ये मेरी तरफ से इतना याद रख लो कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब बाकी लाइट की डेफिनेशन क्या है वो याद करना तो याद कर लेना, बाकी कभी भी एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, तुम्हारी जानकारी के लिए हम बता। अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे जो लाइट होती है वो ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइट हमेशा कैसे चलती है, एकदम डिसिप्लिन, सीधे सीधे एकदम डिसिप्लिन तरीके से चलती है, स्ट्रेट लाइन में। दूसरा, लाइट रेज हमेशा एक दूसरे के कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तीसरा क्या है, लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड के बारे में, जो लाइट होती है उसकी स्पीड मीडियम पर डिपेंड करती है। मीडियम पर डिपेंड कैसे, अगर मीडियम खुला खुला है जैसे कि एयर, तो उसमें लाइट तेजी से भागेगी, लेकिन अगर मीडियम घना है, डेंस है, तो उसमें स्पीड लाइट धीमे से भागेगी। यानी कि रेयरर में, खाली मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा और डेंस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। अब इसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल और वेव दोनों तरीके से बिहेव। पार्टिकल और वेव दोनों के दोनों नेचर कैसे शो करती है। वेव के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि भाई एक तरीके का डिस्टर्बेंस होता है मीडियम में, ये वो फ्लड निकालना। अब अभी बताया कि लाइट कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स देखो एनर्जी है लाइट, लेकिन लाइट में एनर्जी के छोटे छोटे बंडल होते हैं। इन बंडलों को क्या बोला जाता है, फोटोन। क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। याद रखना, लाइट जिन एनर्जी के बंडलों से मिलकर बनी होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोन या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन, या इसी को क्वांटा बोला जाता है। अब इसके बाद अगला इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट की जो वेव लेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। इस ये 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक क्या है क्या नहीं है, ये आगे हम लोग प्रिज्म चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो अब जब बात होगी लाइट के पार्टिकल नेचर की, तो पार्टिकल नेचर के हिसाब से वो अलग कलाकारियाँ शो करेगी लाइट, और वेव नेचर के हिसाब से अलग कलाकारियाँ शो करेगी लाइट। हमको 10th स्टैंडर्ड में, 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़नी है, पार्टिकल स्टैंडर्ड वाली, और उसमें भी सारी नहीं पढ़नी है, कुछ बहुत उसकी कलाकारियाँ पढ़नी है। लाइट की कलाकारियों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेनोमेना ऑफ लाइट। फेनोमेना ऑफ लाइट में हम लोग के सिलेबस में क्या है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, स्कैटरिंग है, और डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रिज्म में आ जाएगा। क्या क्या, जैसे देखो डिस्पर्शन ऑफ लाइट प्रिज्म में आ गया, रिफ्लेक्शन में मिरर आ जाएगा, रिफ्लेक्शन में लेंस आ जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बहुत सारे यूज है, मजा आ जाएगी। देखो हो गया ना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट में प्रिज्म आ जाएगा, रिफ्लेक्शन में मिरर आ जाएगा, रिफ्रैक्शन में लेंस आ जाएगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मजा आ जाएगा, ठीक है।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट रोज हम लोग देखते हैं। सनराइज के समय सन रेड दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये सब अभी बहुत सारा आगे मजा आ जाएगी लाइट में, बता दे रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं बस। ये तो हो गया एकदम बेसिक। इससे पेपर में पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, बाकी बहुत कम पूछा जाता है। ठीक, अब हम लोग मेन, अभी पहला स्टेप तो रख दिया, अब रोड में हम लोग खड़े होंगे कब? जब पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतना नोट्स अच्छे लगे तो इतना नोट कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछला सब नोट हो गया था। अब हम लोग चालू करते हैं आगे का टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन। देखो, अब सबसे पहले समझते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। लाइट का हो या किसी भी चीज का हो, सिंपल सी भाषा में समझो। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक चीज है, एग्जाम्पल के लिए हम बॉल ले लेते हैं। बॉल को जब हम मारेंगे किसी भी दीवार में तो वो टकरा के अपने पास वापस आ जाएगी। अब हम जिस मीडियम में बॉल मारेंगे, जैसे अभी हम लोग मान लो एयर में खड़े हैं, हवा में जमीन में खड़े हैं वैसे, लेकिन बॉल तो हवा में होगी ना। अब बॉल को हमने हवा से दीवार में मारा तो दीवार से टकरा के ऐसा तो होगा नहीं कि वो दीवार में धंस जाएगी, वापस आएगी तो अपने पास ही ना, हवा में ही तो वापस आएगी। अब हम लोग मान लो चले गए पानी के अंदर। अब पानी के अंदर स्विमिंग पूल में हमने नीचे जमीन में बॉल को पटका, ठीक। अब बताओ क्या बॉल नीचे जो स्विमिंग पूल की जमीन है उसमें धंस जाएगी बॉल? उसमें भी नहीं धंसेगी। पानी में डाला तो वापस कहाँ आई? पानी पर ही आएगी। यानी कि कोई भी चीज जब टकराती है और टकरा कर उसी मीडियम में वापस आ जाती है, उसी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लाइट के रिफ्लेक्शन की। यानी लाइट भी टकराएगी और टकरा कर उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो किस में टकराएगी? के हिसाब से तो भाई तुमको 3 चीजें याद रखनी है। पहला, स्मूथ होना चाहिए सरफेस, शाइनी होना चाहिए और पॉलिश्ड होना चाहिए, यानी एकदम चमक रहा हो सरफेस, उससे टकराएगी और तब वापस आ जाएगी। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। देखो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ स्मूथ शाइनी एंड पॉलिश्ड सरफेस। 3 चीज याद रखना, कौन कौन सी? स्मूथ, शाइनी एंड पॉलिश्ड सरफेस। जब ऐसे सरफेस में टकराती है, फॉल गिरती है, इट रिटर्न्स यानी कि ये वापस आ जाती है, टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इसी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे लाइट मान लो इसे पड़ी और पढ़ के वापस वहीं पर आ गई, यूं ये जैसे मान लो एक सरफेस है, इस सरफेस में लाइट पड़ी, टकराई, टकराकर उसी मीडियम में वापस, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन पता है, अब डेफिनेशन तुम यही लिख के आना भाई पेपर में, ठीक है, कोई बात नहीं। एक लाइन मेरे लिए और लिख देना कि रिफ्लेक्शन अकर्स, यानी कि रिफ्लेक्शन होता है, पॉलिश्ड हो या ना हो, मेन जो इसकी चीज है सरफेस होनी चाहिए ओपैक। अब ये ओपैक क्या होती है? ओपैक वो सारी चीजें होती हैं जिसमें हम लोग आर पार ना देख सकें, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। जैसे हम हो गए, ये बोर्ड हो गया, दीवार हो गई, फोन हो गया, हर एक चीज जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते हैं वो क्या होती है? ओपैक होती है। और एक सिंपल सी बात तुमसे अगर ये पूछ लिया जाए कि रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ से हो सकता है लाइट का, तो भाई हर वो चीज जो हमको दिखती है उससे रिफ्लेक्शन हो सकता है। जैसे कि कोई भी ट्रांसपेरेंट बॉटल, तो वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि उससे रिफ्लेक्शन कुछ बहुत हो रहा है। हमको वही चीज़ नहीं दिखती है जिससे रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे तो जो जो चीज़ तुमको दिख रही है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, अगर वो हमको दिख रही है तो यानी कि उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही? तो रिफ्लेक्शन के लिए मेन सरफेस कैसी होनी चाहिए? ओपैक होनी चाहिए। बाकी डेफिनेशन में तुम ये 3 चीज लिख देना, स्मूथ, शाइनी एंड पॉलिश्ड, ठीक। अब इसी के बाद जो रिफ्लेक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन से 2 टाइप? एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस ली जाती है वो एकदम प्लेन सरफेस ली जाती है, ठीक। तो प्लेन सरफेस में पैरेलल रेज आती हैं
और रिफ्लेक्शन के बाद भी कैसी रहती हैं, पैरेलल रहती हैं। जब रेज आती भी पैरेलल है और जाती भी पैरेलल है तो वो कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें सरफेस कैसी होती है, प्लेन सरफेस, या इसी को बोल सकते हैं स्मूथ सरफेस। शाइनी और पॉलिश्ड तो होगी, बिना शाइनी और पॉलिश्ड के रिफ्लेक्शन हो सकता है ओपैक में। अब भाई हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि भाई दीवार से रिफ्लेक्शन होता है, क्या दीवार में किसी ने पॉलिश करी है, नहीं करी है। हम लोग के शरीर से रिफ्लेक्शन होता है, हम लोग के शरीर में किसी ने पॉलिश करी है, नहीं करी है। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इसमें जो सरफेस होती है वो रफ होती है। और कैसा रिफ्लेक्शन होता है भाई, आती तो पैरेलल है, जो भी लाइट रेज है वो आएंगी तो पैरेलल, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद इधर उधर फैल जाएंगी। ठीक है, तो जब आए पैरेलल और जाए एंटी पैरेलल वो इरेगुलर, एंटी पैरेलल है नॉन पैरेलल, सॉरी। जब आए पैरेलल और जाए नॉन पैरेलल तो कौन सा, इरेगुलर। और जब आए भी पैरेलल जाए भी पैरेलल तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें सरफेस प्लेन और स्मूथ, इसमें रफ होती है सरफेस। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान सकते हैं जैसे कि दीवार, दीवार जब बन कर खड़ी होती है और इसमें प्लास्टर नहीं होता है तो उसमें रिफ्लेक्शन कौन सा होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और वही जब उसमें प्लास्टर कर दिया जाए, ऊपर से पुट्टी मार दिया जाए या टाइल्स लगा दिया जाए तो एकदम चिकनी हो जाएगी, तब उसमें कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इतनी बात समझ में आई। रेगुलर में कैसी सरफेस, स्मूथ या प्लेन। इरेगुलर में रफ सरफेस यूज होती है। अब एक बात बताओ, रेगुलर में क्या होता है, रेज पैरेलल आती हैं और पैरेलल जाती हैं। इरेगुलर में क्या होता है, आती तो पैरेलल है लेकिन जाती पैरेलल नहीं है। बात समझ में आई। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई जो कुछ भी हो रहा है वो किसी ना किसी लॉ के अंदर हो रहा है, और वही लॉ हमको पढ़ना है, आखिर वो लॉ कौन सा है। डेफिनेशन याद हो गई ये वाली रिफ्लेक्शन की, कॉन्सेप्ट समझ में आया रिफ्लेक्शन का कि रिफ्लेक्शन आखिर किन किन चीजों से हो सकता है। एक चीज है याद रखना, जो भी चीज ओपैक है उससे रिफ्लेक्शन हो सकता है। डेफिनेशन में याद करने के लिए, क्योंकि भाई डेफिनेशन तुमको वही लिखनी पड़ेगी जो लिखी हुई है। बाकी ओपैक वाला कॉन्सेप्ट बताया, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जो चीज हम लोग देख सकते हैं उससे रिफ्लेक्शन हो सकता है। डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ स्मूथ शाइनी एंड पॉलिश्ड सरफेस इट रिटर्न्स टू द सेम मीडियम, द फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बताया, व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ स्मूथ शाइनी एंड पॉलिश्ड सरफेस it returns to the same medium, it is known as, the phenomena is known as reflection of light। लिख लेना यार, बहुत सरल डेफिनेशन है, 3-4 बार अपने मन में रिवाइज करना, पढ़ते रहना, आ जाएगी। अच्छा सबसे पहले काम करो, वीडियो को रोको और 3-4 बार अपने मन में रिवाइज करो। क्या रिवाइज करोगे, ये डेफिनेशन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या है। देखो जो ये रे फॉल करती है, जो ये गिरती है, आती है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जब रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे ये सारी चीजें होती हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई इसी पॉइंट में इंसिडेंट हुआ, लेकिन इसी से तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। ये बीच में एक नॉर्मल डाला जाता है, इसको नॉर्मल ही बोला जाता है। ठीक? अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई। अब बस चलो रूल बन जाएगा, यही है पहला लॉ। पहला लॉ क्या है, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ये कोई एक प्लेन है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये देखो ये वाला प्लेन है। अब देखो तीन चीजें इसी प्लेन पर है,
पहली ये इंसिडेंट रे, दूसरी ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन पर है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल कहां पर है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। क्या क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन सेम प्लेन। ये भाई तीनों चीजें एक ही प्लेन पर है, तो लाई ऑन सेम प्लेन। पहला लॉ क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन सेम प्लेन। लिख लो इसको और रिवाइज करते हैं साथ में। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन सेम प्लेन। देखो इमेजिन करो, ऐसा सोचो जैसे इसे हम बोल रहे हैं तो वो चीजें तुम्हारे सामने बन के आने लगे। जैसे हमने बोला इंसिडेंट रे, ओ हो इंसिडेंट रे आ गई। जैसे हमने बोला रिफ्लेक्टेड रे, तुरंत ऐसे चली गई रिफ्लेक्टेड रे। जैसे बोला नॉर्मल, नॉर्मल आ गया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेम प्लेन, तो एक प्लेन बन गया पूरा। ऐसे लाइन नहीं खींचेगी, प्लेन बनेगा। ये प्लेन सामने बन के तैयार। इस तरह से पढ़ो, मजा आएगी। दूसरा जो लॉ है ना, वो जैसी करनी वैसी भरनी पर रिलेटेड है। सुना है ना तुमने कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी? बस देखो, जितने पे आओगे उतने पे जाओगे। यानी कि जिस एंगल पर रे आती है उसी एंगल पर रे जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बात समझ में आई? एंगल आई और एंगल आर आपस में हमेशा बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई? दोनों लॉ आ गए, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आ गई। अगर आएगा भाई पेपर में तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आएगी और दोनों के दोनों लॉ पूछे जाएंगे। अगर तुमसे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी पूछ लिया गया तो बता नहीं लोगे। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, रेगुलर और इरेगुलर। बात समझ में आ रही? बोलो। बाकी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स भी करे हैं, वो भी देख सकते हो तुम लोग। आराम से चौड़े से देखो, आराम से लेट के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं, वो प्रैक्टिकल्स। अब इतना नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। रिफ्लेक्शन के बारे में समझ में आ गया था। अब देखो, हमें पढ़ना है मिरर के बारे में। पहले मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिरर से इमेज के बारे में पढ़ेंगे। देखो कैसे। मिरर क्या होता है भाई? मिरर कुछ नहीं होता है, जैसे कि हमने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का टुकड़ा ले लिया। देखना, ये रहा मेरे हाथ में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का टुकड़ा। दिख रहा है? दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा? अरे ट्रांसपेरेंट है ना, इसलिए तो नहीं दिख रहा है। अब देखो क्या करेंगे, इसके एक साइड पर, अब वो चाहे ये वाला साइड हो चाहे ये वाला साइड हो, दोनों में से किसी एक साइड के सिल्वरिंग करके, यानी सिल्वरिंग मतलब होता है सिल्वर की कोटिंग कर देना। सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम, चाहे तो सिल्वर की करेंगे या फिर एल्यूमिनियम की करेंगे। इन दोनों में से किसी एक की कोटिंग कर देंगे और फिर ऊपर से लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर देंगे। क्या क्या करेंगे? सबसे पहले सिल्वरिंग करेंगे और फिर लेड ऑक्साइड की पॉलिश करेंगे। अच्छा अभी बताओ कौन दिख रहा है? इस कांच के टुकड़े के आर पार कौन दिख रहा है? हम दिख रहे हैं। लेकिन जैसे हमने इसमें पॉलिश करी, अब बताओ कौन दिख रहा है? फोन में तुम अपने आप को देख पा रहे हो? बोलो। जैसे ही हमने पॉलिश करी, अब बताओ ये किसका काम करेगा? मिरर का काम करेगा। बस इसी को क्या बोला जाता है? मिरर बोला जाता है। तो यानी कि द पीस ऑफ ग्लास whose one side is polished with lead oxide after silvering। यानी कि पहले क्या होती है? सिल्वरिंग, एल्युमिनियम की कोटिंग करी जाए या फिर सिल्वर की कोटिंग करी जाए, बात वही है। ठीक। एंड अदर साइड वर्क्स एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि जो इसका ये वाला पार्ट है, अब वो कैसा काम करेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरीके। अब इससे क्या होने लगेगा? रिफ्लेक्शन होने लगेगा। इसी को क्या बोला जाता है? मिरर। क्या होती है डेफिनेशन? अ पीस ऑफ ग्लास हुज वन साइड इज पॉलिश्ड विद लेड ऑक्साइड आफ्टर सिल्वरिंग एंड अदर साइड वर्क्स एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज
मिरर। सिंपल सी डेफिनेशन है, याद हो जाएगी, याद हो गई भाई। वीडियो रोको, 2-3 बार इसको रिवीजन करो, बोलते रहो, तेज तेज बोलना, ये नहीं धीमे धीमे नहीं बोलना, तेज तेज। मम्मी को भी तो समझ में आना चाहिए ना कि लड़का ऑनलाइन में क्लास कर रहा है, फोन नहीं चला रहा है, तभी बोलना चाहिए। अब जो मिरर होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? देखो, प्लेन मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है। A mirror whose reflecting surface is plane is known as plane mirror। सिंपल सी डेफिनेशन है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? देखो भाई, स्फेरिकल मिरर जो होता है वो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कांच का गोला लेते हैं, यानी कि स्फेयर लेते हैं, और वो स्फेयर होता है हॉलो स्फेयर। ठीक, अब इस हॉलो स्फेयर के हम पीस कर लेते हैं। ये 2 पीस हमने ले लिए और ये 2 पीस तुम लोग घर से बनाओगे इसका मिरर। तो जो ऊपर वाले 2 पीस हैं वो हमने तुमको दे दिया मिरर बनाने के लिए। अब अच्छा, मिरर बनाने के लिए करते क्या है? पॉलिश और सिल्वरिंग। पहले सिल्वरिंग करी, उसके बाद क्या कर दी? पॉलिश, सिल्वरिंग, पॉलिश। याद रखना, पॉलिश हमेशा राइट साइड, याद रखना ये बात। पॉलिश हमेशा किधर करेंगे? राइट साइड करेंगे। लेफ्ट कर लेना जब मन करे, जब बहुत ज़्यादा तुम्हें कुछ अलग करने की सूझे, नहीं नहीं सब अलग करें, सबसे अलग करेंगे हम, तो तुम भाई लेफ्ट कर लेना, बाकी पॉलिश हमेशा राइट साइड। अब देखो, तुम्हें ये 2 टाइप के मिरर दिख रहे होंगे, स्फेरिकल मिरर दोनों हैं, लेकिन ये 2 टाइप के दिख रहे होंगे। एक का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ है और एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। ठीक, तो इस हिसाब से स्फेरिकल मिरर भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कनकेव। कॉन्वेक्स और कनकेव 2 हो गए। अब स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन सुन लो। डेफिनेशन ये सारी की सारी हम बोल रहे हैं, तुम लिख पाना तो लिखना, अगर नहीं लिख पा रहे हो, भूल जा रहे हो, तो भाई तुम टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर PDF अपलोडेड मिलेगी, ये जितना भी लिखा हुआ है सबका। ठीक, चलो देखो, स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या होती है? अ पीस ऑफ हॉलो स्फेयर, अ पीस ऑफ हॉलो स्फेयर। किसका हॉलो स्फेयर? ग्लास का। द पीस ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, अ पीस ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास whose one side is polished with lead oxide after silvering is known as spherical mirror। पूरा सेम रहेगा, बस यहां पर क्या लगाना है? a piece of hollow sphere of glass। एक लाइन यहां पर ऐड करनी है, a piece of hollow sphere of glass whose one side is polished with फलाना फलाना फलाना। याद हो जाएगी डेफिनेशन, बहुत सिंपल है। ऊपर वाली डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन सेम, बस क्या ऐड करना है? अ पीस ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। बात समझ में आई? अब स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? 2, एक कॉन्वेक्स और एक कनकेव। देखो दोनों में क्या होता है, कन्वेक्स जो होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ होता है। ऊपर की तरफ अगर हम बोल दें रेज्ड अप, the spherical mirror whose reflecting surface is raised up is known as convex mirror। कॉनकेव में देखो दबा हुआ है, अंदर की तरफ है, तो अब तुम इसमें ये भी बोल सकते हो द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface inverts, या फिर whose reflecting surface is suppressed is known as concave mirror। अपनी लैंग्वेज में जैसा बना पाओ तुम बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बस कंसेप्ट नहीं बदलना चाहिए, अर्थ का अनर्थ ना हो, बाकी सब कुछ हो जाए। ठीक है, देखो कनकेव क्या होता है? द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is inside, whose reflecting surface is suppressed is known as concave mirror। याद कैसे रखोगे? कनकेव में छुपी है केव, केव कहाँ की तरफ होती है? अंदर की तरफ जाती है, और एक अंदर की तरफ तो दूसरा बाहर की तरफ। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, मिरर समझ में आया? मिरर क्या होता है देखो, तुमको दिखा दें, ये रहा कॉन्वेक्स और ये रहा कॉनकेव। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है
और ये रहा कनकेव, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ। ठीक है, इतना समझ में आया। हम हट जा रहे हैं थोड़ा सा, इसको नोट कर लो और डेफिनेशन अपने मन से लिखना, फिर हम लोग चलेंगे इमेज की। चलो ध्यान से समझते हैं कि आखिर इमेज क्या होती है और कैसे बनती है। देखो भाई, जैसे देखो हम लोग शीशे के सामने खड़े हुए हैं, तो शीशे के सामने जब खड़े होंगे तो अपना ही जुड़वा उस शीशे के अंदर हमको दिखेगा। तो वो जुड़वा जो हम लोग को दिख रहा है वही हमारी क्या है, इमेज है। अब कभी कभी उस जुड़वा को हम लोग छू भी सकते हैं। अब इमेज की डेफिनेशन जरा देख लेते हैं। देखो क्या होती है डेफिनेशन, द पॉइंट वेयर द रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यानी कि भाई हम लोगों से रेज जा रही हैं, अब वो टकराएंगी जाके मिरर से, मिरर से होगा उनका रिफ्लेक्शन, फिर जहां पर वो एक्चुअल में मिल जाए या फिर ऐसा लगे कि वो मिल रही है, उसी पॉइंट पर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, द पॉइंट वेयर द रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। याद रखना, रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिलेंगी वही देखा जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इज कॉल्ड इमेज, उसी को क्या बोला जाता है, इमेज बोला जाता है। बात समझ में आई? क्या बताया, द पॉइंट वेयर द रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इज नोन एज इमेज या इज कॉल्ड इमेज। अब भाई इमेज कितने टाइप की होती हैं, दो, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, जहां एक्चुअल में मिलती हैं, ये एक्चुअल में मिल रही हैं, जहां एक्चुअल में मिले वो हो गई कौन सी इमेज, रियल इमेज। किसमें बनती है, कैसे बनती है, थोड़ी देर का इंतजार करो, भी सब पता चल रहा है। अब इस रियल इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन कैसा, पर्दा, जैसे तुमने देखा होगा थिएटर वगैरह में पर्दे लगे रहते हैं, तो यही समझ लो कि थिएटर वगैरह में जो पर्दे लगे रहते हैं वो कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन। अब इसके बाद आती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज अपीयर टू मीट, इसको हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये जैसे हम लोग घर में जो शीशे में देखते हैं इमेज, वो कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। इमेज समझ में आ गई? ये क्या है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नेचर ऑफ मिरर, यानी कि मिरर में दो तरीके के नेचर होते हैं, एक कन्वर्जेंट नेचर और एक डाइवर्जेंट नेचर। यानी कि एक मिरर कन्वर्जिंग होगा, एक मिरर डाइवर्जिंग होगा। क्या होता है भाई, अगर कोई मिरर आने वाली रेस को सिकोड़ रहा है, भाई जो इंसिडेंट रे है उनको सिकोड़ दे रहा है, तो वो कौन सा मिरर होगा, कन्वर्जेंट। और जो फैला रहा है वो कौन सा मिरर होगा, डाइवर्जेंट। डेफिनेशन क्या है भाई इसकी, ये लिखाई तुमको मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है, सिकोड़ देना, और डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है, फैला देना। मतलब ऐसी नेचर जो मिरर में क्या करती है, आने वाली रेस को सिकोड़ देती है, इसी की वजह से मिरर आने वाली रेस को सिकोड़ देता है, तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट नेचर। डाइवर्जेंट में क्या होता है, आने वाली रेस को फैला देता है, वो क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट। बात समझ में आई? अब जो कन्वर्जेंट नेचर शो करता है उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और जो डाइवर्जेंट नेचर शो करता है उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। बताओ, देख के बताओ, ये कौन सा मिरर है, कनकेव। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कनकेव। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। ठीक, अगर तुमसे पूछा जाए कि कन्वेक्स मिरर की नेचर कैसी होती है, तो डाइवर्जिंग। कनकेव मिरर की नेचर कैसी होती है, कन्वर्जिंग। इतनी बात समझ में आई? इमेज समझ में आई क्या होती है। रियल इमेज कौन सी, थिएटर वाली, और वर्चुअल इमेज कौन सी, जो हम लोग सुबह रोज देख के आते हैं, अपनी इमेज जो शीशे में दिखती है वो कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को कहां पर प्राप्त किया जा सकता है, स्क्रीन पर, और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक बात याद और रखना कि जो भी रियल इमेज बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। ये इन दोनों का आपस में याद रखना, रियल होगी तो कैसी, इन्वर्टेड, वर्चुअल होगी तो कैसी, इरेक्ट।
यानी कि जब रियल इमेज होगी तो वो हमेशा उल्टी दिखाई देगी, और जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा सीधी दिखाई देगी। याद रहेगी इतनी बात। जिसको भी समस्या है, जिसको भी ना मिले कि कहाँ मिल रहा है, वो आराम से मैसेज डाल दे या कमेंट छोड़ देना, हम उसको लिंक शेयर कर देंगे, आराम से देख लेना। ठीक, चलो इतना नोट करो। तो भाई रिफ्लेक्शन के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8 डेफिनेशन याद करेंगे कि तीन वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर जो न्यूमेरिकल होगा उसका हम तीसरे वीडियो में बताएंगे कैसा न्यूमेरिकल तुमको लगाना है। तो भाई अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई बढ़िया से जारी रखो अपनी, और जय हिंद।